गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टडी में आज मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 5 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की छावनियों ने और कुछ एक देशी रियासतों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो कदम उठाए थे, जिसके अंतर्गत आज हम उनके विद्रोह का कारण, सफल हुआ या असफल, इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसे था, इस विद्रोह के परिणाम, विद्रोह के बाद में क्या परिवर्तन हुए और महत्वपूर्ण प्रमुख नेताओं की लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले कारण, 1857 से पूर्व भी यहाँ पर कुछ विद्रोह हो चुके हैं। इसमें सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह भी हो चुका है। संथाल विद्रोह, क्रांति से जस्ट पहले वेल्लोर विद्रोह 1866 में, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सभी विद्रोह स्थानीय स्तर पर थे, केवल एक ही वर्ग द्वारा किया गया था। यानी ये जो विद्रोह थे इसके अंदर केवल एक वर्ग, एक विशेष जाति समुदाय या आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जिसके अंदर अन्य लोगों द्वारा उन्हें समर्थन भी नहीं दिया गया था, जिस कारण इन्हें प्राथमिक स्तर पर ही दबा दिया गया था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उसके अंदर हर वर्ग, हर जातीय समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। ये सभी विद्रोह स्थानीय स्तर पर थे, केवल एक वर्ग द्वारा। जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, इसमें नेतृत्व, संगठन, विचारधारा की कोई निश्चितता नहीं होती है, तब उसे विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह में तत्काल परिवर्तन की मांग की जाती है, हिंसक तरीका भी अपनाया जा सकता है। तो विद्रोह किसे कहते हैं? तो विद्रोह के अंदर कुछ लोगों द्वारा कुछ मांगे की जाती है और जिसके अंदर एक नेतृत्व कौन करेगा, उसका नेतृत्व, संगठन कैसा होगा, मतलब कौन सा संगठन विद्रोह करेगा और विचारधारा क्या होगी, इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती है। जो एकदम से परिवर्तन चाहते हैं उसे विद्रोह कहते हैं। और आंदोलन, विद्रोह के साथ आंदोलन को भी देख लेते हैं। आंदोलन के अंदर जनता की सहभागिता को लेकर एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक संगठन होता है कि इसे कौन शुरू कर रहा है, एक विचारधारा होती है कि आंदोलन से हमें आंदोलन में किस प्रकार की मांगों को रखना है, और इससे प्रेरित होकर क्रमिक सुधार की भावना से लंबे समय तक भी चल सकता है। आंदोलन को लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है, जैसे असहयोग आंदोलन था, जिसे 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30-31, 31-32 तक, भारत छोड़ो आंदोलन भी लंबे समय तक चलाए गए थे। अब इस महाविद्रोह के कारण सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। 1757 के प्लासी के विजय के बाद भारतीयों का हर पक्ष से जितना अति शोषण हुआ और हमारा धर्म, माना, जाति, संपत्ति सभी खतरे में पड़ गए, तो इसी ने नेतृत्व की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिससे निम्न आयामों से देखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर है कि जब 57 में प्लासी की विजय हुई तो भारतीयों को हर पक्ष से शोषण हुआ, उनके धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों पर भी प्रहार किए गए थे, और इसे हम निम्न रूप से देख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण। मुगल सम्राट का उत्तराधिकार पद की समाप्ति। अंग्रेजों ने 1857 में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके पुत्र पौत्र मुगल सम्राट नहीं बनेंगे और उन्हें लाल किला खाली करना पड़ेगा। ये जो था, ये 1857 से पहले ही उन्होंने निश्चित कर दिया था कि बहादुर शाह जफर है, उनके बाद कोई भी नया बादशाह नहीं बनेगा और उन्हें लाल किले को खाली भी करना पड़ सकता है। राजा व नवाबों की शक्ति अर्थात उनके क्षेत्रों, पदवी व अधिकारों में कमी करने लगे, जिससे रियासतों में विद्रोह पनपने लगी। यानी जो रियासतें थी उनके राजा और नवाबों की शक्ति में कम करने लगे, सहायक संधि थोपी जा रही थी, उनके अधिकारों में कमी कर रहे थे, रेजिडेंट
जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसके माध्यम से आंतरिक रूप से भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसके साथ लास्ट वीडियो से पहले हमने देखा भी था कि डेलोजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था वो किस प्रकार भावी पड़ा था। डेलोजी ने सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर रियासतों पर भी अधिकार कर लिया था, जिस कारण रियासतों के जनता में आक्रोश फूट गया था। चौथा राजनीतिक कारण है, अंग्रेजों द्वारा जब 1856 में अवध रियासत को कुशासन का आरोप लगाया और नवाब को हटाया दिया तो अवध इस विद्रोह का महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण साबित हुआ। इस कारण का जो सबसे महत्वपूर्ण या तात्कालिक कारण मान सकते हैं वो है अवध रियासत। ब्रिटिश सेना में जो सबसे ज़्यादा भारतीय शामिल थे वो भी अवध रियासत से ही शामिल थे। 1801 या 5 के अंदर अवध ने सहायक संधि को भी स्वीकार कर ली थी, लेकिन 1856 के अंदर इस रियासत में वहाँ के नवाब को कुशासन के आधार पर हटा दिया कि जो वहाँ का नवाब है वो सही ढंग से शासन नहीं चला पा रहा है। इस कारण अवध के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। अब राजनीतिक कारण के बाद दूसरा है आर्थिक और प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों ने भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, कुटीर उद्योगों को भी नष्ट कर दिया था। खाद्यान्न की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा देने से अकाल की स्थिति को बढ़ावा देने लगी। प्रशासनिक कारणों के अंदर है, अंग्रेज भारत में प्रशासनिक एकीकरण करने लगे। भारत में कानून का शासन लागू होने लगा, जिस कारण धर्म, जाति, अन्य प्रथाओं को दरकिनार करने लगे और भारतीय समाज अपने पुराने कानूनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अंग्रेज भारत में अब प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर जो पश्चिम में जो प्रशासन की रीढ़ थी उसको भारत में अपनाने लगे। अब वो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम समुदायों के अंदर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास भी करने लगे थे। जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था उसके अंदर हमने देखा भी था। सामाजिक व धार्मिक कारण, भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं में आधुनिक सोच अपना रहे थे। इस क्रम के अंदर उन्होंने सती प्रथा 1829 पर बैन लगा दिया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के अंदर लागू किए कि यह विधवाएं भी पुनर्विवाह कर सकती है। 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। अब ईसाई धर्म को जब अनुमति मिली तो हिंदू और मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को वो उजागर करने लगे कि इनके अंदर ये कमियां हैं, इसलिए आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए। इसी के साथ उन्होंने लैंस-लोसी एक्ट भी पारित कर दिया 1815 के अंदर। इस एक्ट से अब है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया। इसके अंदर कहा कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा तो उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, यानी अब अगर हिंदू से ईसाई बनेगा तो भी उसे अपनी पिता की संपत्ति के अंदर हिस्सा मिलेगा, जिस कारण हिंदुओं में और ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। अंग्रेज अब गोरे काले जैसे नस्लीय भेदभाव को भी बढ़ावा देने लगे। वो भारतीयों को काले, अभद्र कहकर उन्हें नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने लगे। सैनिक कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ब्रिटिश सेना में 87% सैनिक जो थे वो भारतीय थे। सेना में अंग्रेजों ने नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया। भारतीयों को सूबेदार से बड़ा पद कभी मिला ही नहीं। भारतीय व ब्रिटिश सेना के सैनिकों में वेतन का भी बहुत ज़्यादा अंतर था। अंग्रेजों ने सेना में धार्मिक प्रतीक और चिन्ह का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1856 में जब जनरल सेवा एक्ट लागू किया गया, जो कैनिंग लेके आए थे, जिसके अंदर था कि अब इस अधिनियम के द्वारा सैनिक को कहीं भी व किसी से लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, जो कहीं कहीं समाज में निषेधित क्षेत्र भी शामिल थे। वर्दी वाले किसान सैनिकों की पृष्ठभूमि जो थी वो ग्रामीण और कृषि आधारित थी। और जो महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस, जिसके अंदर गाय और शुअर की चर्बी लगी हुई थी। ये थे, संक्षेप में देख लिया। अब हम इन्हें समझते हैं। फर्स्ट रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसी भी भारतीय सैनिक को सूबेदार से बड़ा पद कभी दिया ही नहीं। अब अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक के अंदर जो सैलरी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर था। भारतीयों को कम सैलरी मिलती थी, उनके अधिकार भी भारतीयों के कम थे। अंग्रेज़ों ने सेना
में धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ जनरल सेवा एक्ट पारित था, जिसके अंदर यह था कि हिंदुओं के अंदर समुद्री यात्रा को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, मतलब प्रतिबंध था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर कोई सेना में शामिल होगा तो उसे कहीं भी भेज सकते हैं। वर्दी वाले किसान, कुछ किसान सैनिक जो थे वो ज़्यादातर किसान परिवारों से थे और ग्रामीण आधारित थे, और अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा ग्रामीणों और किसानों को ही प्रभावित किया था, जिस कारण सैनिकों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चर्बी वाले कारतूस, जब नई राइफल एनफील्ड को लाया गया तो जिसके अंदर कारतूस के अंदर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिसे मुंह से निकाल कर प्रयोग किया जा सकता था, जिस कारण हिंदू मुसलमानों ने सोचा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने इस पर विद्रोह शुरू कर दिया। अब है कि विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप, यानी जो 57 का रिवॉल्यूशन था वो वास्तव में विद्रोह था या नहीं था। अगर ये विद्रोह नहीं था तो क्या था, इस पर विभिन्न विद्वानों ने मत दिए, जिसमें सीले ने कहा कि यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम और ट्रेलर ने कहा राष्ट्रीय संघर्ष। डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय संघर्ष कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वी.डी. सावरकर ने कहा न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम था, ऐसा आर.सी. मजूमदार ने कहा था। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक गौरवमय पड़ाव है। इसका प्रभाव जितना महत्वपूर्ण है, किंतु इसका स्वरूप उतना ही जटिल बना दिया गया, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसका विश्लेषण प्रतिबद्धताओं के आधार पर किया गया था। तार्किक रूप से हम 1857 के विद्रोह को दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अंदर प्रथम मत है कि एक वर्गीय या सीमित विद्रोह था, दूसरा कि राष्ट्रीय व स्वतंत्रता संग्राम है या नहीं, इसके अंदर मतभेद है। पहला था जिसके अंदर है कि एक वर्गीय था, यानी इस विद्रोह को केवल सैनिकों ने किया था। विद्रोह की शुरुआत सैनिकों द्वारा हुई थी और विद्रोह का अंत भी सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। तो चर्बी वाले कारतूस थे वो विद्रोह का तात्कालिक कारण था, न कि मुख्य कारण था। अतः अंग्रेजों का कारण सिद्धांत ही गलत था। बंगाल और अवध के सैनिकों ने विद्रोह का प्रारंभ किया, किंतु पंजाब, मराठा और गोरखा सैनिकों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। यह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें किसान, जनता, आम लोग भी शामिल थे, यहाँ तक कि संपूर्ण अवध इसमें शामिल था। अतः यह कहा जा सकता है कि विद्रोह को केवल सैन्य विद्रोह कहना उचित नहीं है। अंग्रेजों ने जानबूझकर हमें इस गौरवपूर्ण इतिहास से वंचित करना चाहता। यानी प्रथम मत के जो लोग कहते हैं कि यह विद्रोह एक वर्गीय या सीमित विद्रोह था, इस बात को भारतीय विद्वान नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर सभी लोग शामिल हुए थे, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि इस विद्रोह के अंदर सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज जानबूझकर हमें इस गौरवपूर्ण इतिहास से वंचित करना चाह रहे थे। अब दूसरा है कि यह प्रथम विद्रोह था या नहीं। औपनिवेशिक काल में 1857 से पूर्व भी कई विद्रोह हुए थे, लेकिन ये विद्रोह एक क्षेत्रीय स्तर पर खास वर्ग, जनजाति वर्ग द्वारा किए गए थे। लेकिन 1857 का महाविद्रोह प्रथम ऐसा विद्रोह था जिसने अपनी भौगोलिक सीमा को लांघकर हिंदू मुस्लिम वर्ग के सभी समुदायों को मिला लिया था। प्रत्येक जगह इसका उद्देश्य अंग्रेजों से मुक्ति पाना एकमात्र बनकर रह गया था। यानी दूसरे मत के लोग कहते हैं कि इस विद्रोह जो था इसके अंदर सभी लोग इसमें शामिल हुए थे और इसका उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र था, अंग्रेजों से मुक्ति पाना। तीसरा क्वेश्चन यह उठता है कि यह विद्रोह जो था वो राष्ट्रवाद था या नहीं। औपनिवेशिक भारत के अंदर विभिन्न वर्ग समुदाय थे, किंतु इस
औपनिवेशिक भारत में विभिन्न वर्ग समुदाय थे, किंतु इस राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष में विभिन्न एक निश्चित विचारधारा, संगठन, नेतृत्व शामिल होते हैं और उनका उद्देश्य प्रगतिशील होना चाहिए। इसके विपरीत विद्रोही घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे थे। अतः सभी जगह के नेतृत्व में केवल अपने उद्देश्य को पूरा करना था। विद्रोह में राष्ट्रीय संघर्ष न होते हुए भी बहुत सारे तथ्य शामिल है। उस समय यातायात, संचार के विभिन्न साधन न होते हुए भी इतने बड़े भूभाग पर एक साथ लोग शामिल हुए। लोगों में जागरूकता व साक्षरता के अभाव में भी वे अंग्रेजों को भारत में जगह नहीं देना चाहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि भले ही यह विद्रोह यूरोपीय आधुनिक राष्ट्रवाद के मानकों पर खरा नहीं उतरता हो, उचित नहीं ठहरता हो, लेकिन इसे आद्य राष्ट्रवादी संघर्ष आवश्यक माना जा सकता है। यानी जो लोग कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था यह राष्ट्रवाद था या नहीं था, इसके अंदर राष्ट्रवाद की भूमिका थी या नहीं थी, तो उस पर विचार कर रहे हैं। इसके अंदर ये है कि इसे पूर्णतः राष्ट्रवाद नहीं कह सकते, लेकिन इसे आद्य राष्ट्रवाद तो कह ही सकते हैं, क्योंकि लोगों का उद्देश्य जो एकमात्र था कि अब अंग्रेजों को किसी प्रकार से भारत से निकाला जाए। चौथा प्रश्न है कि प्रगतिशील था या नहीं। विद्रोही दिल्ली आने के बाद 10 लोगों के समूह ने प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा लिया। इनमें कुछ ने सैन्य व्यवस्था को भी संभाला। ये सत्य है कि पूर्वगामी या मुगलिया व्यवस्था पर आधारित थी यह व्यवस्था। विद्रोही ने वहीं पूर्व ब्रिटिश शासन से पूर्व की जो पद्धतियाँ लागू थी उन्हें लागू करने का प्रयास किया, जिस कारण इसे प्रगतिशील नहीं माना जा सकता है। यानी जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने जो मुगल काल या मध्यकाल के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनको वापस लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने वहाँ पर समानदार सरकारें बनाने का प्रयास किया, जिसके अंदर आधुनिकता को उन्होंने नकार दिया था। अब है कि विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं। इस विद्रोह में विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता को केवल अपनी रियासत या क्षेत्र को मुक्त कराने का प्राथमिक लक्ष्य थे। ये संपूर्ण भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम की तरह एक उचित रणनीतिक संग्राम नहीं था। इसमें स्वार्थी हितों की सहभागिता थी, किंतु इन सब के बावजूद सभी का उद्देश्य केवल ब्रिटिश सत्ता के उन्मूलन से था। यानी हम कह सकते हैं कि विद्रोह जो था वो स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं था, क्योंकि उस समय भारत जब गांधी जी के बाद की तरह स्थिति नहीं थी, स्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थी। लोगों का उद्देश्य अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति करना था। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो लड़ाई हुई थी उन्होंने केवल अपने क्षेत्रों तक ही ध्यान दिया था, जिस कारण इसे स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कह सकते हैं। अब इस महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेतृत्व 82 ईयर के बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह ने किया था, जिनमें कुछ कमियां भी थी कि जफर जो थे वो वयोवृद्ध थे, यानी अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे, जिस कारण वो कमज़ोर भी हो चुके थे। नेता का चयन जो मेरठ की छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था, अतः वे असमंजस में थे कि इनका साथ देना चाहिए या नहीं। यानी क्रांति के जो नेता जफर का नेतृत्व या चयन जिन्होंने किया वो मेरठ के सैनिक थे, लेकिन इसकी जगह उन्होंने बख्त खान ही नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जफर को इसलिए नेता बनाया क्योंकि जफर ही पहले मुगल बादशाह थे जो संपूर्ण भारत पर शासन करते थे, जिस कारण इसे केंद्रीय विषय माना जा सकता था और लोग ज़्यादा आ सकते थे। जफर के पास कुशल प्रशासनिक व सैन्य अनुभव की भी कमी थी। अतः इन आधारों पर कहा जा सकता है कि बहादुर शाह को इस महाविद्रोह का नेतृत्व सौंपना एक सही निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ मायनों में यह सही है, क्योंकि जफर संपूर्ण हिंदुस्तान का शासन चलाने का एक प्रतीक थे। जफर को चुनने से संपूर्ण समुदाय धर्मों के लोगों के क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर एकजुट होकर अंग्रेजों से लोहा लेने लग गए। अतः विद्रोह की असफलता का कारण केवल इसे नहीं माना जा सकता है कि बहादुर शाह जफर जो वयोवृद्ध थे या नेतृत्व में कमी थी।
इस महाविद्रोह को सभी क्षेत्रों के अपने क्षेत्रीय नेतृत्वों ने आगे बढ़ाया था। यानी जो महाविद्रोह था, जफर जो थे उन्हें केंद्रीय नियंत्रण या केंद्रीय नेतृत्व दिया गया था, ताकि एक सत्ता या प्रतीक बन जाए कि जब अब शासन ब्रिटिशों को जब बाहर निकाल देंगे तो हम अपना शासन पूर्व की तरह चलाएंगे। लेकिन इसके साथ विभिन्न प्रकार के रियासतों के लोगों ने भी नेतृत्व किया था। अब है कि जब रिवॉल्यूशन हो गई और विद्रोह को दबा लिया गया तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए गए भारत के अंदर। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि अब भारत का शासन का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पर शासन किया लगभग 100 सालों तक, प्लासी के युद्ध से क्रांति तक, अब उस कंपनी को शासन चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जैसे हमने देखा था कि उसे पूर्व में 15 या 20 वर्षों का चार्टर मिला, जिसे जेम्स ने आगे भी बढ़ाया और अनिश्चित कर दिया था। 1813 के अंदर इसे व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। और अब 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शासक वर्ग से भी हटा दिया गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, अब भारत पर शासन ब्रिटिश क्राउन यानी भारत ब्रिटिश की जो संसद थी वो चलाएगी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया था और सबसे पहले वायसरॉय थे वो कैनिंग थे। यानी अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय का नाम दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट से भारत पर लागू द्वारा नियंत्रण समाप्त कर दिया और इसकी जगह भारत राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया था। यानी अब इंग्लैंड के अंदर भारत राज्य सचिव नाम से एक केंद्रीय मंत्री भी होगा, जो भारत के अंदर जो भी घटना घटित हो रही है उनकी जानकारी ब्रिटिश संसद के अंदर रखेंगे। राज्य सचिव की एक समिति थी जिसके अंदर 15 सदस्य थे। उनमें से 8 या 9 लोगों को कम से कम भारत के अंदर 10 साल तक रहने का अनुभव भी होना जरूरी था। जो भारत के प्रथम राज्य सचिव थे उनका नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ने भारत में शिक्षा नीति भी लागू की थी। जब चौथा परिणाम था कि अब अंग्रेज राजा व नवाबों के साथ युद्ध नहीं करेंगे, उन्हें अधीनस्थ सम्मेलन की नीति अपनाने की छूट दी। भारत ने रूढ़िवादी तत्वों से समझौता कर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य भी समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश जो लोग थे वो रियासतों से युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों को भी अपनाना बंद कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने हेतु उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंदर पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया। 1919 के अंदर उन्होंने और ज़्यादा बढ़ावा दिया और लीग की स्थापना में भी सहयोग किया। इस प्रकार सैन्य प्रणाली का अनुपात 5:1 से बढ़ाकर 3:1 कर दिया। यहाँ तक कि बंगाल में इस अनुपात को 2:1 कर दिया, जहाँ विद्रोह का समान रूप से दमन कर दिया जा सके। पूर्व के अंदर पहले 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज होता था, अब 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज होगा। लेकिन बंगाल अवध जैसे क्षेत्रों के अंदर अब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक होगा। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए जाति, धर्म, नस्लीयता को बढ़ावा देने हेतु रेजिमेंटों का भी निर्माण कर दिया था। अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की रेजिमेंटों का निर्माण कर दिया ताकि उस रेजिमेंट के अंदर विशेष वर्ग समुदाय हो जिससे एक रेजिमेंट दूसरे रेजिमेंट से अधिक प्रभावशाली बनने की कोशिश करे और इससे भारतीय के लोगों के अंदर भी धर्म जाति को लेकर बढ़ावा मिले, नस्लीयता भेदभाव मिले। 1861 में रूल ऑफ लॉ कानून संहिता का निर्माण कर दिया गया था कैनिंग ने। अब एक क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह था वो सफल रहा या असफल था, असफल विद्रोह था या नहीं था।
जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 1857 का विद्रोह जिसने भारतीय समाज को नया आयाम दिया, चूँकि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन भी नहीं कर पाया था। इसके साथ ही वे अंग्रेजों द्वारा किए गए परिवर्तन को समाप्त नहीं कर पाए और जैसे ही विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए संपूर्ण सेना लगा दी थी। लेकिन केवल इन बिंदुओं के आधार पर ही इस विद्रोह को असफल नहीं कह सकते हैं। विद्रोह में आने वाले भारतीय इतिहास को दीर्घकालिक और तात्कालिक रूप से एक अलग मोड़ पर ला दिया। इस विद्रोह की महत्ता को हम कम नहीं कह सकते। बाकायदा हम कह सकते हैं कि यह जो विद्रोह था, इसी विद्रोह के अंदर विभिन्न प्रकार के नेतृत्वकर्ताओं ने, वीर लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये दर्शाया कि वो अगर संगठित रहेंगे तो वह ज़रूर अंग्रेज़ों से आज़ादी पा सकते हैं। विद्रोह के अंदर रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने भी भाग लिया था, जिससे महिलाओं को भी ताकत मिली। अब हम शॉर्ट रूप से देखेंगे कि जो विद्रोह था वो सफल था या नहीं था। ये सब हमने देख लिए। अब है कि विद्रोह की असफलता का कारण, मतलब किस कारण विद्रोह था वो असफल रह गया, ऐसे कौन से कारण हैं। यदि वो उन कारणों पर विद्रोही लोग एकमत रहते या उन पर प्रयास करते तो शायद भारत की आज़ादी 1857 के विद्रोह में ही हो जाती। तो सबसे पहला कारण है कि भारतीय शक्तिशाली समाज अंग्रेज़ों का हितैषी बना रहा। भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल भी थे, यानी ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने चालाकी से यहाँ के राजाओं महाराजाओं को, जमींदार वर्ग को और बिचौलिए वर्ग को अपने अधीन कर लिया था, उन पर अपना प्रभाव जमा लिया था। उन्हें कुछ लाभ भी दिया गया, जिस कारण विद्रोह के अंदर जो रियासतों के लोग थे वो शामिल भी नहीं हुए थे। जैसे जयपुर रियासत जो थी वो इस रिवॉल्यूशन के अंदर भाग भी नहीं लिया। करौली के शासक थे, वो विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र के अंदर भी गए थे। दूसरा कारण है क्षेत्रीय आधार पर न तो व्यापक प्रसार हुआ और न ही अधिक तीव्रता थी। विद्रोह जो था वो विद्रोह की तीव्रता बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि उस समय संपर्क या संचार साधनों की व्यवस्था भी नहीं थी। जैसे जैसे लोग सुनते तो वो उग्र होते और विद्रोह करने शुरू कर देते थे। तीसरा था संसाधनों का अभाव था, तकनीक की कमजोरी थी। विद्रोहियों के पास हथियार नहीं थे और आधुनिक हथियारों की भी कमी थी। उन्होंने छावनियों या आर्टिलरी को लूटा, उनसे ही काम चलाया। विद्रोहियों के बीच समन्वय नहीं था, वैकल्पिक शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी उनके पास इस तरह की कोई शासन व्यवस्था का आधार नहीं था कि यदि अंग्रेज़ों को हमने निकाल देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे। मतलब उन्होंने वही था कि हम पहले की तरह राजा महाराजा वाला रूल लागू करेंगे, नवाचार पर ध्यान नहीं दिया रखा था। अब हम पढ़ेंगे विद्रोह के प्रमुख नेताओं को, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बख्त खां, 10 मेंबर्स कमेटी चीफ ऑफ रिवॉल्यूशन। विद्रोह के समय दिल्ली के अंदर 10 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसके जो नेता थे वो बख्त खान थे। खान बहादुर खान, जिन्होंने बरेली से नेतृत्व किया। कानपुर के अंदर नाना साहिब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिजिश कद्र। बेगम हजरत महल के जो पुत्र ब्रिजिश कद्र थे उन्हें यहाँ का नेता बनाया गया था, क्योंकि नवाब को तो पहले ही कुशासन के आधार पर हटाकर रियासत से बाहर भेज दिया गया था। पटना के अंदर कुंवर सिंह, बनारस के अंदर विद्रोह का नेतृत्व जनता ने किया। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली खां, झांसी ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, कोटा के अंदर जयदयाल और हरदयाल ने, हरियाणा के अंदर राव झूलाराम, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, गोरखपुर में गजोदर सिंह, असम में मणि राम, हैदराबाद में सोनाजी पंडित,
मद्रास में गुलाम घोष, केरला में कुंजी मामा, कोल्हापुर के अंदर रंगोजी बापूजी के लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था।